नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ग्वालियर से, जहां कांग्रेस विधायक ने सिंधिया को पत्र लिखा है। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने यह पत्र लिखा है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पत्र उन्होंने लिखा है। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल को खाली ना कराएं, यह उनका कहना है। जय विलास पैलेस आपकी संपत्ति है, हजारों छात्रों के भविष्य का ये सवाल है। ये आप लेटर भी इस वक्त देख पा रहे हैं, बड़ी खबर है। मणिपुर में हो रही हिंसा में मध्य प्रदेश के 23 छात्र फंसे हुए थे, जिन्हें बुधवार की शाम सही सलामत इंदौर लाया गया। इंदौर पहुंचने पर छात्रों का स्वागत शंकर लालवानी ने किया। जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया ने। मणिपुर हिंसा के बाद में जो मध्य प्रदेश के 23 छात्र थे उनको लाया गया है और इन छात्रों को फिलहाल इंदौर एयरपोर्ट पर लाया गया है और व्यवस्थित तरीके से फिलहाल आप क्या वहाँ के हालात देख रहे हैं, वहाँ पे कैसे हालात थे और आपको इम्फाल मेन सिटी में तो कंट्रोल में, लेकिन इम्फाल बॉर्डर पे थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, बाकी कंट्रोल कर लेगा सीआरपीएफ। क्या माहौल रहा वहाँ पे, आपने क्या देखा और क्या हिंसा को लेकर किस तरीके की स्थिति थी? जो वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं वो थोड़ा अभी कर रहे हैं अटैक वगैरह, पर देखते हैं। कुछ आर्मी ने बोला है कि 10-15 दिन में कंट्रोल कर लेगा। कितने छात्र वहाँ पे थे? एमपी के 12 स्टूडेंट थे, बाकी अदर स्टेट्स के हमारी यूनिवर्सिटी 270 स्टूडेंट्स हैं, अभी सब आ रहे हैं। इंदौर के अगर बात करें तो अक्षय गुप्ता यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे और फिलहाल जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है, क्या माहौल देखा था आपने वहाँ पर? आप कैसी स्थिति से निकल कर आए हैं? सर, हालात तो काफी गंभीर थे वहाँ पे। घर आना हमको सेफ लगा तो हमने सरकार से गुहार मांगी कि घर छोड़े, तो उन्होंने हमको हेल्प कर। तनावपूर्ण माहौल था और पूरा वहाँ से निकलना और यहाँ तक पहुँचना किस तरह से आप आए? हमारा पहला तो यही था कि इम्फाल से बाहर आए और तभी हमने सेफ फील किया, जैसे गुवाहाटी पहुंचे हम। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, सांस में राहत की सांस ली। आपको सारी व्यवस्था ठीक लगी वहाँ से यहाँ तक? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी करी थी और हम सब लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे यहाँ के जो जनपद के गौरव पाल जी, उनको भी, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत मदद करी इधर आने में। अगर बात करें तो मणिपुर में जो हिंसा हुई है उस हिंसा को लेकर काफी तनावपूर्ण स्थिति में ये स्टूडेंट थे और हम इनसे बात करेंगे। अक्षय, कैसी स्थिति देखी थी आपने वहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? सर, अभी तो मिलिट्री ने अपने कंट्रोल में ले लिया है सिचुएशन को, लेकिन उसके पहले काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि जो हाउसेस थे वहाँ पे, मतलब दो कम्युनिटीज़ के बीच में वायलेंस है, तो एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी के हाउसेस को बर्न कर दिया था और जो आसपास का जो हिली एरिया था, जो पहाड़ जैसा था, उसको भी आग लगा दिया था। पेट्रोल बॉम्ब्स भी फेंके गए थे, तो मतलब काफ़ी एकदम चारों तरफ धुआं और आग काफी लगा दी गई थी। हॉस्टल के आसपास भी? हाँ, जो हमारा कॉलेज था उसके जस्ट बाहर वाले एरिया में ही ये सब कुछ हुआ था। तो हमारे कॉलेज जो है वो एक ओपन ग्राउंड है, तो ग्राउंड से सारा कुछ बाहर का हमें दिख रहा था। जिस तरीके से जिला प्रशासन ने इनके लिए व्यवस्थाएं की है, तकरीबन 23 स्टूडेंट आए हैं, जो कि इंदौर के 3 स्टूडेंट और बाकी प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और यहाँ से सीधे वे अपने अपने घरों को रवाना किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलीराजपुर के दौरे पर रहे। सीएम ने सबसे पहले रिंगोल गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासी महानायक पर्थी जाटव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और 37 लोगों को भू अधिकार पत्र भी वितरित किए। सीएम ने यहां से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 का शुभारंभ कर कई विकास कार्यों की सौगात दी। बनना शुरू हो गई, मैंने घोषणा की थी। 12 बैराज बनना शुरू हो गए, जिनकी मैंने घोषणा की थी। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस धोखा देती है, ठगनाथ है वो ठगनाथ। कह जाते हैं कर्जा माफ और करना धरना कुछ है नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सेवा में है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में जन सेवा अभियान 2.0 की शुरुआत करती है, जिससे प्रदेश में लोगों को 67 सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। लेकिन योजना पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ये केवल चुनाव के लिए जन सेवा शुरू हुई। जन सेवा करना तो 20 साल मिले थे आपको, 20 साल में तो ऐसा हुआ नहीं। जिनके अपने घर शीशे के हों, दूसरों घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। शिवराज सरकार ने डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है, जिससे 11,19,000 किसानों को सीधे सीधे फायदा होगा। शिवराज सरकार इस मौके को भुनाने की तैयारी में और 25 मई को एक बड़ा किसान सम्मेलन करने की भी
तैयारी में है, जहां सीएम शिवराज किसानों से सीधे संवाद करेंगे। किसानों को राहत देने को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने IBC24 से खास बातचीत की और कहा कि किसानों के ब्याज माफ करने के साथ साथ किसानों के फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। उनसे बात की हमारे सहयोगी विवेक पटिया ने। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है और 11 लाख से अधिक किसानों का जो कर्ज का ब्याज है वो माफ किया है। हमारे साथ प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कर्ज माफ करने की मांग कांग्रेस कर रही थी कि आप लोग कर्ज माफ करिए, लेकिन आप लोगों ने ब्याज माफ कर दिया। ये क्या जनता के बीच जाके बताएंगे आप लोग, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है? एक्चुअली किसानों को कांग्रेस पार्टी ने किसानों को छल के साथ धोखेबाजी करके किसानों के कर्जे माफ करेंगे करके उन्होंने घोषणा कर दी। किसान इनके चक्कर में आ गए, सरकार में आ गए। 10 दिन का वादा किया था, राहुल गांधी जी ने हुए नहीं। इन्होंने वादा कर दिया, किसान झापे में आ गया, कर्जा माफ नहीं किया। तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, ऐसे 11 लाख के ऊपर किसानों को 2100 करोड़ के ऊपर कर्जे के जो ब्याज का था वो सब माफ़ करने का निर्णय लिया है। सभी किसानों के जो ब्याज माफ़ी चाहते हैं उनके फॉर्म भरवाएंगे। सब पैक्स सोसाइटियों पे फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद उनको एक प्रमाण पत्र दिए जाएंगे कि आप कर्जे की ब्याज से मुक्त हो गए हो। आराम से आके आप जो है ना हमारी सोसाइटियों के माध्यम से उच्चतम क्वालिटी का खाद और बीज को प्राप्त करिए और सम्मानपूर्वक अपना कार्य करिए। कहा जा रहा है कि आप लोग किसान सम्मेलन करेंगे, किसानों को बताएंगे कि किस तरह ये आप लोगों ने किया और कांग्रेस की सरकार ने आप लोगों के साथ क्या किया। एक बड़ा किसान सम्मेलन की योजना है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके तिथि तय करूंगा। टेंटेटिव 25 या आगे पीछे जब भी होगी, आज फाइनल करेंगे। किसान बंधु को बताएंगे किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ छलावा किया, तो दोबारा फिर छलावा करने के लिए आ रहे होंगे। तो इसलिए एक बड़ा किसान सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उस सभा में रहेंगे, उनका संवाद होगा। तो बीजेपी किसान सम्मेलन के जरिए किसानों के बीच जाकर बताएगी कि किस तरह कर्ज के जरिए डिफाल्टर किसान हुए, लेकिन बीजेपी ने किसानों को ब्याज माफ करके उबारने का काम किया है। यानी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर किसान सियासत का केंद्र होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विवेक पटिया, IBC24 भोपाल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले टिकटों के बंटवारे की चर्चाएं गर्म है। बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरगुजा संभाग के सभी विधायक अपनी योग्यता रखते हैं। टिकट के लिए पार्टी सर्वे कराती है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो जीतने के स्थिति में है, उसकी टिकट क्यों बदली जाएगी? और उसका अवलोकन लगातार पार्टी कर रही है, सर्वे भी कराती है, कार्यकर्ताओं से भी राय शुमारी ली जाएगी। सबसे मिलजुल कर ही कोई फैसला होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने बुधवार को सभी मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान राज्य सरकार के कामकाज, मंत्रियों के विभागों के संबंध में फीडबैक लिया। साथ ही सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी निर्देश दिए। देखिए, हमारे प्रभारी जी आए हैं और माननीय मंत्रियों जी से 1-to-1 चर्चा कर रही हैं। हमारे प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने क्या काम किए हैं उन सबकी जानकारी हम लोगों ने बताया है और आने वाले समय में हम लोगों को किस तरह से काम करना है उन्होंने निर्देश भी दिया है। कुमारी सैलजा ने 1-to-1 हर मंत्री से समीक्षा बैठक लिया है। आने वाला चुनाव के बारे में, गतिविधि सरकार के बारे में बहुत डिटेल बातें सभी मंत्री से हुआ है, मेरे से भी हुआ है। डिस्कशन है, चल रहा है, अभी आगे भी चलता रहेगा। बहुत सी बातें हैं, आप जानते हैं, राज्य के मुद्दे होते हैं, कुछ सरकारी मुद्दे होते हैं, कुछ पार्टी के मुद्दे होते हैं, कुछ जनरल बात होती हैं, तो सबसे एक एक करके हम बातचीत कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में फिल्म केरला स्टोरी को लेकर जोरदार सियासत जारी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 500 से अधिक छात्राओं को यह फिल्म दिखाई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मोड़क भी अपने वोटर्स को फिल्म दिखाने की तैयारी में हैं। चाहे बेटी केरल की हो या छत्तीसगढ़ की, कोई बेटी इस प्रकार से षड्यंत्र में न फंसे
उसके साथ इस प्रकार से अत्याचार की घटनाएं न हो, इसलिए जागरूक करने वाली फिल्म है। इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस फिल्म को अवश्य देखें, विशेषकर बेटियां। तो अभी मैंने कहा कि भाई ये जो केरल का स्टोरी, इसको रमन सिंह जी को और पूरे परिवार को जरूर दिखाएं। सरोज पांडे जी पहले अपने घर वालों को दिखा ले। सरोज जी इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कर्नाटक एग्जिट पोल को पॉजिटिव रिस्पांस बताया और एमपी में 12 तारीख से चुनावी शंखनाद होने का संकेत दिया। विवेक तनखा ने कहा कि 12 तारीख को महासचिव प्रियंका गांधी भी जबलपुर दौरे पर आ रही, इसके साथ ही चुनावी शंखनाद का आगाज होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुद जबलपुर का हूं और 12 तारीख को एज ऑफ टुडे उनका दौरे के कार्यक्रम की हम लोग को सूचना मिली है और उसकी तैयारियां भी अच्छे से होंगी, क्योंकि वहीं से एक प्रकार से मध्य प्रदेश के इलेक्शन का शंखनाद होगा। भ्रष्टाचार सिस्टम में किस तरह से घुल चुका है, इसका हालिया उदाहरण राजनांदगांव जिले में दिखाई दिया, जब भ्रष्टाचार से तंग आकर खुज्जी विधायक छन्नी साहू को अपने गले का मंगलसूत्र उतारकर देने की नौबत आ गई। मामला आरटीओ विभाग से जुड़ा है। दरअसल जंगलपुर के पास आरटीओ ने किसान की पिकअप गाड़ी रोकी। किसान धान बीज लेकर जा रहा था। आरटीओ ने ओवरलोड बताकर 42,000 रुपए का चालान कर दिया, लेकिन मौखिक रूप से 52,000 की मांग की। किसान ने मामले की शिकायत विधायक से की। छन्नी साहू वहां पर पहुंची और अपना मंगलसूत्र अधिकारी के सामने रख दिया। धान खरीदकर वो वापस अपने घर के लिए जा रहा था और जंगलपुर के आसपास आरटीओ विभाग के अधिकारी ने गाड़ी को रोका कि ओवरलोड गाड़ी है, ऐसे करके 42,000 का चालान काटा। 42,000 का चालान काटा और मौखिक रूप से बोले कि 52,000 पैसा देना पड़ेगा। मैं बोली नगद पैसा तो रखी नहीं हूँ, 5-6 हज़ार जेब में रखी हूँ, तो ठीक है मेरा मंगलसूत्र रख लो, बेच देना। बेचने के बाद जितना चालान का पैसा होगा उसमें बटा देना और जो बचेगा पैसा मेरे को वापस कर देना। मध्य प्रदेश में बीजेपी इन दिनों अपने ही कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के चलते बैकफुट पर है। दीपक जोशी, राधे लाल बघेल, सत्यनारायण सत्तन भंवर सिंह शेखावत और रघुनंदन शर्मा का एक ही आरोप है कि पार्टी और नेता उन्हें पूछ नहीं रहे, उनके काम नहीं हो पा रहे और पार्टी में उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा। हम इस संगठन के कार्यकर्ता हैं और इस संगठन पर छोड़ना चाहिए कि किस कार्यकर्ता क्या दायित्व होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षा जैसा विषय नहीं है। समय समय पर हर कार्यकर्ता से अलग प्रकार की अपेक्षा की जाती है, उसको कार्यकर्ता पूर्ण करते हैं। दीपक जोशी जी ने जो आरोप कमलनाथ जी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी पर और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पर लगाए हैं, उसका उत्तर एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं दे रहा है। भोपाल में बुधवार को एटीएस ने आतंकी संगठन HUT के एक और संदिग्ध आतंकी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आतंकी को 10 दिन के रिमांड पर एटीएस के हवाले कर दिया। बता दें कि बीते दिनों एटीएस ने छिंदवाड़ा से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त आतंकी अब्दुल करीम को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर के गोवालपुर थाना क्षेत्र के गाजीनगर में बुनकरों की सोसाइटी में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पास से मौजूद पावरलूम की गोदाम को भी अपनी जद में ले लिया। खबर मिलती दमकल विभाग और पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली खबर नीमच से, जहां जिला चिकित्सालय में आज मनासा गांव के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मंगलवार को गांव के चरत माली नाम के एक युवक को जमीन विवाद को लेकर पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, जहां देर रात पुलिस हिरासत में युवक की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलती मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने आक्रोश जताते हुए जोरदार हंगामा कर दिया। सूरजपुर में हुए भीषण हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में बड़ी लापरवाही उजागर हुई। दरअसल अंबिकापुर स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है, इसके बावजूद यहां मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए न्यूरो सर्जन नहीं है। ऐसे में यहां घायलों का हाल जानने पहुंचे कलेक्टर ने निजी न्यूरो सर्जन को बुलाया, तब जाकर इलाज संभव हो पाया। सरगुजा संभाग में आज भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सर, किस तरह की अभी स्थिति है, कैसे हादसा हुआ और अब जिला प्रशासन क्या पहल कर रहा है? टोटल 11 लोग सवार थे उस गाड़ी में। ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही भीषण कोलिजन था। ड्राइवर समेत 4 लोग तो ऑन दी स्पॉट डेथ हो गए। गाड़ी की स्थिति को देख के पता लगाया जा सकता है कितना बड़ा एक्सीडेंट था। और यहाँ जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो पूरी प्रशासन की टीम देख रही है। हमारे
मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब, CMHO साहब, पूरी टीम डॉक्टर्स की लगी हुई है। हमारा प्रयास है कि जो क्रिटिकल वाले हैं वो खतरे से बाहर आ जाए और जिनका बेहतर इलाज अगर बाहर में हो सकता है उनको तत्काल रेफर करें। न्यूरो सर्जन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, कई सालों से मांग हो रही है, न्यूरो सर्जन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, फिर हम निजी अस्पताल के प्रति आश्रित हो रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन क्या पहल करेगा? न्यूरो सर्जन के लिए एडवर्टीजमेंट हमने कई बार किया है, बट विलिंगनेस वैसी नहीं होती है। तो न्यूरो सर्जन की सुविधाएं जो अपने को मिले, हम फिर से दोबारा एडवर्टीजमेंट निकालेंगे। एक बार राज्य स्तर पर भी बात की जाएगी और तत्काल उनकी सुविधाओं को यहाँ बहाल किया जाएगा। थैंक यू सर। तो ये थे सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार, जिन्होंने यहाँ पर जो घायल थे उनसे मुलाकात की और बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। लेकिन फिर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो व्यवस्थाओं को लेकर, जो सुविधाओं को लेकर बात कही जाती है, न्यूरो सर्जन नहीं होने के कारण जो घायल लोग हैं उनका बेहतर तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है और निजी अस्पताल से न्यूरो सर्जन की मांग की गई है ताकि यहाँ जो भर्ती हैं उनका इलाज उपचार किया जा सके। कैमरामैन नरेंद्र के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को शुरू हुए 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बावजूद इसके डॉक्टर्स की बड़ी क्राइसिस यहां पर पैदा हो गई। हालात ये हैं, जो डॉक्टर हैं वो भी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगभग 4 साल बाद भी डॉक्टर के ना मिलने के कारण पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। इसके चलते अभी भी 4 विभाग बंद ही पड़े हुए हैं। अस्पताल में 88 डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ सिर्फ 12 डॉक्टर्स ही पदस्थ हैं और इस कारण काम के बोझ के चलते यहाँ से डॉक्टर अब धीरे धीरे नौकरी छोड़कर जाने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं। इस अंचल के लोगों को अच्छा इलाज मिल सके, उनको बिना किसी परेशानी की एक छत के नीचे ही सभी तरह की इलाज की सुविधाएं मिल सकें, लोग आएँ तो उनको अच्छा इलाज मिले। लेकिन सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर है नहीं, नर्सें है नहीं, स्टाफ है नहीं, केवल बिल्डिंग खड़ी करके दिखाने के लिए। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भी सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स की कमी की बात सामने आई। उन्होंने प्रस्ताव बनाकर उनके पास भेजने के आदेश भी दिए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। विषय में भी हमने पिछली बैठक में, मुझे ध्यान है, सिंधिया जी थे, हमारे सांसद जी भी थे, इस और डॉक्टर्स ने ध्यान आकर्षित कराया था और इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रक्रिया अभी जारी है और सरकार से बात कराने का हम प्रयास करेंगे। 165 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल को अभी तक हैंडओवर तक नहीं किया गया है। इसमें OPD के साथ कुछ विभागों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन जिन विभागों के लिए सुपर स्पेशलिटी की स्थापना की गई वो अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन का क्या कहना है इस मामले पर, जरा वो भी सुनिए। मैंने वैकेंसी आउट कर दी है, लास्ट डेट निकल चुकी है, स्क्रूटनी चल रही है, जल्दी से जल्दी इंटरव्यू हो जाएंगे तो डॉक्टर मिलने की मुझे बहुत आशा है, कुछ न कुछ डॉक्टर जरूर प्राप्त होंगे। हैरानी की बात ये भी है कि कई विभागों के लिए ऑपरेशन थिएटर की काफी महंगी मशीनें भी यहाँ आई, लेकिन डॉक्टरों के न आने से अभी तक ये मशीनें डिब्बों में ही धूल खा रही हैं। देखना होगा कब जिम्मेदार नींद से जागते हैं और मरीजों को अच्छा इलाज मिल पाता है। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भ्रूण लिंग परीक्षण की आशंका को लेकर ग्वालियर में महेश्वरी नर्सिंग होम पर छापेमार कार्रवाई की गई और 2 सोनोग्राफी मशीनों को यहां पर सील कर दिया गया। दरअसल शिकायत मिलने के बाद CMHO समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पर दबिश दी थी। यहाँ हम लोग को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जहाँ पर अल्ट्रासाउंड जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर ना होके कोई अन्य डॉक्टर कर रहा है। इसमें कई नर्सिंग होम है, इसी के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और 7 करीब ऐसे नर्सिंग होम हम लोगों ने अभी मिले, हमको शिकायतें मिली हैं कि जहाँ पर जो रजिस्टर्ड है वो ना होकर कोई और कर रहा है। तो उसमें हम लोग नियमित रूप से अब जांच करके उनका परीक्षण करेंगे। BSP के SMS 2 के टनल हादसे में एक श्रमिक के मौत के बाद मुआवजे को लेकर परिजन और ठेका कंपनी अब आमने सामने है। बता दें कि 25 अप्रैल को BSP हादसे में झुलसे रंजीत सिंह की मंगलवार रात मौत हो गई, जिसके बाद परिजन मुआवजे और BSP में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर भट्टी थाना यहां पर पहुंचे। ये जो BSP के प्रेमिसेस में अभी पिछले 25 अप्रैल को जो घटना हुई जिसमें 4 लोग झुलस गए थे, जिसमें से एक मेरा भाई था जो रंजीत सिंह की कल रात को डेथ हो गई। हमारे BSP से हमको बोला गया था कि आपको किसी भी एक सदस्य को जॉब मिलेगी। बहुत मशक्क़त करने के बाद अभी जाके वो फाइनल हुआ है कि वो एक सदस्य को जॉब देंगे। BSP में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 4 लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे और इसी में एक की मौत हो गई थी आज।
डीएसपी के द्वारा लेटर भी दिया गया है कि क्या क्या उनके जो टर्म्स होते हैं, और इसको उसमें 2 भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, इनमें से किसी एक को कंपेंसेशन नियुक्ति दी जाएगी, इसकी भी बात रखी गई है। और मुआवजा की राशि को लेकर भी परिवार में चर्चा चल रही है। रायपुर के ऑक्सीजोन के सामने बेतरतीब चौक निर्माण की खबर IBC 24 में दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ। ऑक्सीजोन चौक का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे महापौर ने PWD की मनमानी पर जमकर नाराजगी जताई, साथ ही PWD और यातायात अधिकारियों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। अगली बार ऐसा कौन होगा ना, मैं सीधा आपके लिए कार्रवाई के लिए लिखूंगा। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप एक बार पहले इंटीमेट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। कल बिलासपुर के मस्तूरी विधानसभा दौरे पर आएंगे सीएम भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात समेत अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बेल टुकरी के रीपा में गौठान का करेंगे अवलोकन। समूह की महिलाओं से भी करेंगे संवाद। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 15 मई से 9 जून तक समर वेकेशन। कोर्ट में 12 जून से होगी नियमित सुनवाई। समर वेकेशन के दौरान मात्र सिविल, क्रिमिनल और रिट याचिकाओं की होगी फाइलिंग। जबलपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा निरस्त। 5 महीने पहले ही आवेदन देने के बाद भी प्रशासन की अनुमति में देरी से आयोजकों की निरस्त की सभा। जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में इन दिनों लगातार मूवमेंट करते दिख रहा तेंदुआ। फैक्ट्री प्रबंधन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। माउंट आबू को पीएम मोदी ने दी करोड़ों की सौगात। शिवमणि वृद्धाश्रम के दूसरे चरण के सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल अस्पताल की रखी आधारशिला। कर्नाटक विधानसभा के 224 सीटों के लिए वोटिंग खत्म। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने भी डाले वोट। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। कुछ खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक ने विदिशा में मदरसों में हिंदू बच्चों का नाम दर्ज करने को लेकर हुई शिकायत की जांच की। उन्होंने कलेक्टर से चर्चा कर ऐसे हिंदू बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाने की बात कही। विदिशा जिले के कुरवाई में सरकारी स्कूल में मजार मिलने के बाद मदरसों को लेकर भी शिकायत सामने आई थी, जिसे IBC 24 ने प्रमुखता से उठाया था। ऐसे ही एक शिकायत के सही पाए जाने के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो विदिशा पहुंचे। दरअसल एक NGO संचालक ने मदरसों में हिंदू बच्चों का नाम दर्ज कर सरकारी फंडिंग लेने की शिकायत की थी। जांच में भी ये बात सही पाई गई थी, जिसको लेकर प्रियंक कानूंगो ने कलेक्टर से चर्चा कर ऐसे बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला देने को कहा है। इस बस्ती में रहने वाले हिंदू आदिवासी बच्चों के नाम मदरसों में लिख लिए गए हैं। उन मदरसों में जिनको सरकार से फंडिंग मिलती है। यहाँ के ज़िला कलेक्टर ने हमको फ़ोन पर यह आश्वासन दिया है कि वो आज ही इन बच्चों के एडमिशन कराएंगे। इसकी शिकायत NGO संचालक मनोज कौशल ने की थी, जिसमें आरोप था कि माता पिता को भी नहीं पता था कि उनके बच्चों का नाम मदरसों में दर्ज है। मदरसे में कुछ एडमिशन यहाँ से इस बस्ती से थे, जिनको हमने आवेदन दिया था कि मदरसे में ना तो उस तरह की सुविधाएं और ना उस तरह की पढ़ाई होती है। तो मदरसे से जो यहाँ की जो इस बस्ती के बच्चे करीब 20-21 बच्चे हैं जो यहाँ से मदरसों में एडमिशन ले रखे, और यहाँ के परिवारों को भी इस बात का पता नहीं है कि उनके बच्चों को मदरसे में एडमिशन कर रखा है। प्रियंक कानूंगो ने गरीब बस्तियों में रह रहे बच्चों के माता पिता से भी बातचीत कर उनको बेहतर शिक्षा दिलाने का भरोसा दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आलोक कुमार अग्रवाल के प्रकरण में SCB के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज FIR में जांच जारी रखने का आदेश जारी किया। SCB के पूर्व पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह की याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश के तहत लगाए गए रोक को हटाते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया। ग्वालियर में मेयर और राज्य सरकार के बीच ठन गई। दरअसल मेयर शोभा सिकरवार ने महापौर बनने के बाद 29 नवंबर 2022 को पानी के बिल 2021 से पहले के माफ करने और कचरा शुल्क 50% कम करने का फैसला लिया था और MIC में प्रस्ताव पास कर नगर निगम प्रशासन को भेज दिया था। लेकिन अब तक निगम आयुक्त ने मेयर के प्रस्ताव पर अमल करने के लिए एजेंडे को नगर निगम परिषद के पास नहीं भेजा। मैं
मैंने देखो MIC से पास कर दिया है। ये लोग आप भी जानते हैं कि अगर परिषद में नहीं ला रहे हैं तो भाजपा के लोग इस मुद्दे को पास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जनता के साथ नहीं है और जनता का वो भला नहीं चाहते। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम के आने से पहले बिलासपुर में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष और निगम सरकार आमने सामने आ गए। विपक्ष जहां सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही, भाजपा का कहना है कि कचरा उठाव और प्रबंधन में निगम की नीतियां फेल हैं। निगम सरकार शहर में बेहतर सफाई व्यवस्था का दावा कर रही। हालांकि सियासत के बीच बिलासपुर की जनता भी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर अब सवाल खड़े कर रही है। तो ये गंदगी जो है यहाँ कचरा डंप नहीं करना चाहिए। क्या है वो उसमें बदबू मारता है वो, तो उससे क्या है हम लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। यहाँ बच्चे आते हैं महिलाएं सब निकलती गुजरती है यहाँ से। कह सकता हूँ कि नगर निगम बिलासपुर अंधेर नगरी चौपट राजा के तर्ज पे काम कर रहा है। आने वाले समय में बिलासपुर शहर के नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वच्छता के कारण परेशानियों का, स्वास्थ्यगत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सफाई तो होती है, लेकिन लोगों को भी जागरूकता होना चाहिए। आप साफ करके जाते हैं, हमारे आदमी साफ करके जाते हैं और लोग तुरंत कचरा डंप कर देते हैं। तो उठाने के लिए एक बार आएगा ना, दिन में 3-4 बार तो आएगा नहीं। तो 24 घंटे में एक बार सफाई होती है, बाकायदा होती है। पूरे रोडों की सफाई होती है। रात में देखेंगे पूरे जो रोड चिन्हित रोड है वहाँ पे स्वीपिंग होता है, वहाँ पे बाकायदा। जबलपुर के पाटन में भिखरवाड़ा में पिछले 5 माह से नल जल योजना के तहत पानी की टंकी तो बन गई, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और विभाग की अनदेखी की वजह से योजना का लाभ ग्रामीणों को अब तक नहीं मिल पा रहा। गांव की आबादी 1300 के आसपास है। अब भीषण गर्मी में यहां के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। 1 साल से हमारी ये लाइन टंकी 4 महीने हो गई है बने, और 1 साल पहले खुदाई होके घर घर नल लग चुके हैं। नल वगैरह है तो नल भी कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे। पानी की बहुत परेशानी है जनता को। ठेकेदार को हमने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जारी करके उनको ब्लैक लिस्टेड करने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। ठेकेदार से चर्चा हो गई है, वो अब काम चालू कर रहा है। विद्युत का काम शेष है और वो उसको विद्युत कनेक्शन का काम कराएगा, फिर पाइपलाइन जोड़ने का और टेस्टिंग का कार्य कराएगा। जबलपुर में हिंदू धर्म सेना ने नर्मदा नदी के चिल्हरी और गौरी घाट में धर्म विशेष के युवकों के प्रवेश पर रोक की मांग की। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। हिंदू धर्म सेना ने नर्मदा घाट में शराबखोरी के बाद उत्पात मचाते हुए कुछ युवकों का एक वीडियो भी पुलिस अधिकारियों को सौंपा। घाट के लोग त्रस्त हैं। ये कोई धार्मिक आस्था तो है नहीं इन लोग की। यहाँ पे क्यों आते हैं? ये यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को छेड़ने, शराबखोरी करने, मांस मदिरा का सेवन करने और गुंडागर्दी करने, उत्पाद मचाने। यहाँ पर स्नान करने आते श्रद्धालु लोग आते हैं और तैराकी मंडल के सदस्य आते हैं। सभी में आक्रोश है। ये मांग किया है कि इनके मुस्लिम नौजवानों की आवाजाही पर तुरंत रोक लगा जाए। पे कुछ असामाजिक तत्व जो है ऐसी हरकतें करते हैं जो कि शोभनीय नहीं है। तो इसके लिए हमारी कोशिश ये है, और पहले भी थी, कि हम राउंड द क्लॉक घाट पर अपने पुलिस के आरक्षक लगाएं, वहाँ पे पेट्रोलिंग रखें, ताकि इस प्रकार की कोई भी अवैधानिक असामाजिक गतिविधियाँ अगर वहाँ पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ हम उसको बंद कर सकें। छत्तीसगढ़ सरपंच संघ 13 सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली तक पदयात्रा करेगा। दरअसल रायपुर में संघ ने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें संघ ने जनता जन अधिकार यात्रा का ऐलान किया। यह पदयात्रा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इसी महीने 23 मई को सरपंच और जनता जन अधिकार यात्रा रायपुर से दिल्ली तक के लिए होगा। नहीं, राज्य सरकार से भी हमारी 13 सूत्री मांग है, जिसमें हमारा विश्वास प्रस्ताव मानदेय और सांसद विधायकों को जिस प्रकार से निधि मिलता है उस प्रकार का जो 13 सूत्री मांग है वो राज्य सरकार से अभी भी है, जो लंबित है अभी। परंतु हमें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी हमें बहुत जल्दी से जल्दी बुलाएंगे और हमारी जो लंबित मांगे हैं उनको जरूर पूरा करेंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षा में सूरजपुर के झांसी गांव के एक गरीब परिवार का छात्र ने प्रदेश में टॉप 10 में स्थान बनाया। छात्र किशोर राजवाड़े ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97% अंकों के साथ प्रदेश में 9वें स्थान पर जगह हासिल की। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं टॉप 10 में आया हूँ। मैं अपना सफलता का श्रेय मेरे नाना नानी, मेरे सभी गुरुजनों को और मेरे परिवार वालों को देना चाहता हूँ। पहले तो मैं पढ़ाई को लेकर के इतना फोकस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आते गया वैसे मैं टाइम टेबल बना करके 4 से 5 घंटा डेली पढ़ाई करता था। भविष्य पे बायो सब्जेक्ट ले करके आगे डॉक्टर की तैयारी करना चाहता हूँ।
शक्ति की बेटी विवेक अग्रवाल ने जिले का नाम रोशन किया। विवेक अग्रवाल ने 12वीं बोर्ड में 97.4% बनाकर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। विवेक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करता है। विवेक अपनी सफलता के श्रेय गुरुजनों, अपने फैमिली मेंबर को उन्होंने दिया। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और जहाँ तक बात है सफलता के श्रेय की, तो सफलता का श्रेय हम अपने परिवारजन, अपने मित्रगण, अपने गुरुजन, स्कूल के टीचर्स और कोचिंग के टीचर्स को देना चाहेंगे। धैर्य रखते हुए शांत मन से एग्जाम दिलाया और जिसका नतीजा आज सबके सामने है। कहते हैं ना, जिनके हौसले बुलंद हो वो हर मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही काम बालोद जिले के बिटिया नरगिस ने किया। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली 6वीं की छात्रा नरगिस ने 10वीं के एग्जाम में 90% मार्क्स हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। बता दें कि घुमका गांव के रहने वाली नरगिस खान महज 12 साल की है। कोरोना काल में 6वीं की पढ़ाई के दौरान उसे महसूस हुआ कि वो उच्च स्तर का एग्जाम निकाल सकती है, जिसके बाद प्रशासन ने बच्ची का IQ टेस्ट कराया। टेस्ट में सफल रहने के बाद बच्ची को 6वीं के बाद सीधे 10वीं का एग्जाम दिलाने की परमिशन मिली थी। जब से मैं 10th की पढ़ाई शुरू की थी तब से एक गोल था कि मतलब टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आना ही है। मैंने अपना पढ़ाई के लिए अलग से टाइम 6 to 7 आवर्स था स्कूल आवर्स के बाद। रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं और वो इतना मेहनत करी थी जिसकी हद नहीं, हम बता ही नहीं पाएंगे कि वो सारा समय पढ़ाई में गुजारी है। ऐसे सारे अच्छे टीचरों ने उनको कम से कम 1-2 घंटे समय देकर के उनको आगे तैयार करवाया है। हम लोगों ने उन्हें पूरा टाइम दिया उसे, ताकि वो पूरी अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सके और पूरा मेहनत वो अच्छे से करती थी। 1 मिनट भी खाली नहीं रहती थी। अपना पूरा टाइम बहुत अच्छे से उसने यूज़ किया पढ़ाई के लिए। इंडिगो एयरलाइंस ने एक बार फिर अपनी आय बढ़ाने के लिए पीछे का दरवाजा खटखटाया। तेजी से बढ़ती कॉर्पोरेट बुकिंग को देखते हुए एयरलाइंस ने कॉर्पोरेट बुकिंग पर कैंसिलेशन चार्ज को बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक कॉर्पोरेट फेयर के तहत बुक हुई टिकटों पर सिर्फ 500 रुपए कैंसिलेशन चार्ज लगता था, लेकिन इसमें अब टाइम लिमिट भी लागू कर दी गई है। जो कॉर्पोरेट कनेक्ट टिकट होती थी उसको SME में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, और उसमें भी कैंसिलेशन चार्जेस जो 499 लगता था, लेकिन उसमें आवर्स फिक्स कर दिया उन्होंने कि अगर 24 घंटे से कम बचेगा तो 1500 रुपये लगेगा और 24 घंटे से ज़्यादा समय है तो 500 रुपये लगेगा। और इसी प्रकार से कॉर्पोरेट ने अभी 200 रुपीज़ इम्पोज कर दिया है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां एक बार फिर मौसम में बदलाव हो रहा। अप्रैल महीने में छत्तीसगढ़ के लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पारा बढ़ने लगा है। हाँ, ये छत्तीसगढ़ में अभी जो लगातार जो है 5 से 7 दिन तक जो है टेम्परेचर में वृद्धि होगी और नमी की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर और मतलब गर्मी इतनी होगी कि तुम लोगों को परेशानी हो जाएगी और ये जो पानी गिरने का संभावना नहीं है। तो 44-45 के आसपास बहुत सारे स्थानों में दर्ज किया जा सकता है। इंदौर के पास मऊ के सैन्य क्षेत्र में 2 दिन पहले एक बाघ घुस गया था, जिसके बाद से इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल था। रिहायशी इलाके में बाघ के घुसने की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर बाघ की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला, जिसके बाद वन विभाग ने बाघ की तलाश के लिए इलाके में CCTV कैमरे लगाकर निगरानी शुरू की थी। ये बाहर निकला था, उसका बाउंड्री से थोड़ी दूरी पे उसकी टापी बनी हुई है, वो काली चिप्स के कारखाने में था। रेस्क्यू टीम यहाँ मऊ में ही तैनात है और आज वरिष्ठ अधिकारी से जो है इसकी अनुमति दी गई है और पिंजरा लगा। इसमें हमने सभी सरपंचों को, सचिवों को चिट्ठी भी लिखी है रेल कार्यालय से। इसके अलावा हमने जो है डोंडे पिटवा के हमारा जो पूरा स्टाफ है। मध्य प्रदेश सरकार 12 मई को गौरक्षा संकल्प सम्मेलन का आयोजन करने जा रही और ये बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज सम्मेलन के जरिए गौ संरक्षण अभियान की शुरुआत करेंगे और गौ माता के लिए कई बड़ी घोषणाएं लॉन्च करेंगे। तो इस दृष्टि से 12 मई को एक बहुत बड़ा आयोजन, मैं ऐसा मानता हूं कि ये ऐतिहासिक आयोजन है कि पहली बार इतने सारे काऊ एम्बुलेंस जो है गो उपचार वाहन वो 1313 विकास खंड के लिए और साथ साथ नगरीय क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के बयान पर सियासत शुरू हो गई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बजरंग दल और पीएफआई पर बैन लगाने के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चैलेंज दिया कि पहले आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में इस पर बैन लगाकर दिखाएं। यदि हम करेंगे तो दोनों संगठनों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, एक पीएफआई, एक बजरंग दल, तो यदि ये विमनस्ता बढ़ाते हैं, यदि ये धर्म के नाम पर समाज और देश को बांटने वाले कृत्य करेंगे, तो कोई भी संस्था हो उस पर बैन लगाना चाहिए। कमलनाथ जी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का आपके नेता बोल रहे हैं। हम तो आपको जब मीर माने जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में लगवा दो। ये मध्य प्रदेश है कमलनाथ जी। भूरिया जी को बताएं, यहाँ प्रतिबंध लगाना तो बहुत दूर की बात है। कोई विचार भी नहीं कर सकता है मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाने का। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।